हेलो दोस्तों, सबसे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि वीडियो देखने के बाद सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। मैं इन वीडियोस को बनाने में बहुत मेहनत करती हूँ और इसी से मैं अपना खर्चा चलाती हूँ। जो भी सब्सक्राइब करेगा, मैं दुआ करती हूँ कि उसकी ज़िंदगी बहुत अच्छी, अमीर और खुशहाल हो। प्लीज़ प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आज मैं आपको वो दिल दहला देने वाला वाक़या सुना रही हूँ कि किस तरह से अपने ही घर में मेरे अपने भाई की वजह से मैं अपनी सारी ज़िंदगी की मेहनत और सपने गंवा बैठी थी और परिवार की सारी संपत्ति और इज्जत पर संकट आ गया था। वो दर्द, वो तकलीफ़ जो अंदर ही अंदर मेरी जान ले रही थी। आज मैं अपनी कहानी आप सबको सुनाकर अपने दिल का बोझ हल्का करना चाहती हूँ। किस तरह से मेरी मेहनत तार तार हुई जबकि मैं बिल्कुल बेगुनाह थी। हम लोग लाहौर में रहते थे। मेरा नाम महविश है। मेरी उम्र 20 साल थी। मेरा छोटा भाई जैन 18 साल का था। वालिद सरकारी दफ्तर में नौकरी करते थे और बहुत सख्त मिजाज के इंसान थे। वालिदा घर संभालती थीं और हम दोनों बच्चों को हमेशा अच्छी तालीम और अच्छी संगत की ताकीद करती रहती थीं। हमारा परिवार छोटा सा लेकिन बहुत खुशहाल था। वालिद ने हमेशा कहा था कि घर में किसी अजनबी को बिना इजाज़त न लाना। खासकर जैन को बार बार समझाया था कि अपने दोस्तों को घर पर मत बुलाया करो। मुझे भी हमेशा ताकीद करते कि जब कोई दरवाजे पर आए तो दुपट्टा सर पर रख लो और अकेले दरवाज़ा मत खोलो। मैं उनकी इन बातों को हमेशा मानती थी क्योंकि मुझे पता था कि वालिद की इज्जत और परिवार की साख उनके लिए सबसे बड़ी चीज़ थी। उस वक्त हमारे घर में एक ख़ास मौका आया था। वालिद की एक रिश्तेदार की बेटी की शादी मुल्तान में तय हुई थी। वालिद ने 1 हफ्ते की छुट्टी ली और हम सब फैमिली मुल्तान जाने का प्लान बनाया। मुल्तान जाने का मुझे बहुत शौक़ था। वहाँ के मकानात, मंदिर, बाज़ार सब देखने का मन था। हम लोग बस से मुल्तान पहुँचे। वहाँ रिश्तेदारों के घर ठहरे। शादी की तैयारियाँ ज़ोरों पर थीं। दिन भर रिश्तेदारों से मिलते, शादी के सामान देखते, रात को गपशप करते। मौसम सर्द था। मुल्तान में उस समय ठंड का मौसम चल रहा था। हल्की हल्की बारिश भी हो रही थी जिससे हवा और ठंडी हो गई थी। पहले 2-3 दिन तो सब ठीक रहा। मैंने मुल्तान के खूबसूरत मकानात घूमे, शादी में खूब मस्ती की। लेकिन तीसरे दिन अचानक मेरी तबीयत ख़राब होने लगी। सिर दर्द, नज़ला, बुखार और बदन दर्द ने मुझे पकड़ लिया। मैं बिस्तर पर लेटी रहने लगी। वालिदा ने दवाई दी लेकिन ठंड बढ़ने के साथ मेरी हालत और ख़राब होती गई। डॉक्टर के पास ले गए तो उन्होंने कहा कि मौसम की वजह से वायरल फ़ीवर है, आराम की ज़रूरत है। मैंने सोचा कि अगर मैं यहीं रुकी तो सबकी शादी की खुशी में खलल पड़ जाएगा। इसलिए मैंने फ़ैसला किया कि मुझे घर वापस लाहौर जाना चाहिए। वालिदा ने मुझे मना किया लेकिन मेरी हालत देखकर उन्होंने खाला को फ़ोन किया। खाला लाहौर में ही रहती थीं। उन्होंने कहा कि मैं महविश को ले आने आ रही हूँ। अगले दिन शाम को खाला मुल्तान पहुँच गईं। वालिद और वालिदा मुल्तान में कुछ दिन और रुकना चाहते थे क्योंकि शादी अभी बाकी थी। खाला ने मुझे बस से लाहौर वापस ले जाने का इंतज़ाम किया। रात के करीब 11 बजे हम लाहौर पहुँचे। खाला ने मुझे घर तक छोड़ दिया और ख़ुद अपनी घर चली गईं क्योंकि उनकी तबीयत भी ठीक नहीं थी। जब मैं घर के दरवाजे पर पहुँची तो मेरा दिल ज़ोरों से धड़क रहा था। यात्रा में बुखार अभी भी था और थकान बहुत ज़्यादा थी। मैंने दरवाज़ा बजाया लेकिन कोई जवाब नहीं आया। फिर मैंने हैंडल घुमाया तो देखा कि दरवाज़ा पहले से ही खुला हुआ था। बस थोड़ा सा धक्का देते ही वह खुल गया। मेरी हैरत की इंतहा न रही। जैन इतना गैर जिम्मेदार कैसे हो सकता है? वालिद ने उसे सख्ती से समझाया था कि घर खाली है तो दरवाज़े का ख्याल रखना। मैं अंदर दाखिल हुई। सारा घर बिखरा पड़ा था। ड्राइंग रूम में खाने के रैपर, खाली बोतलें, कुर्सियाँ इधर उधर पड़ी हुई थीं। फर्श पर कागजात बिखरे हुए थे। भाई के कमरे से आवाज़ें आ रही थीं। कोई फ़ोन पर बात कर रहा था, कोई हंस रहा था। जैन को मेरे आने की कोई खबर नहीं थी। वह सोचता होगा कि मैं मुल्तान में हूँ। मैं आहिस्ता से आगे बढ़ी। खाला मुझे छोड़कर चली गई थी, इसलिए मैं अकेली थी। भाई के कमरे का दरवाज़ा आधा खुला था। मैंने झांक कर देखा तो मेरे पैरों तले ज़मीन खिसक गई। जैन अपने 3-4 दोस्तों के साथ बैठा था। उनके सामने टेबल पर मोबाइल फ़ोन रखे थे। एक दोस्त फ़ोन पर किसी से बात कर रहा था। जी सर, ये स्कीम बहुत अच्छी है। सिर्फ 10,000 लगाइए, 1 हफ्ते में 2 गुना हो जाएगा। हमारी कंपनी का रजिस्टर्ड प्लान है, अभी ट्रांसफ़र कर दीजिए, UPI नंबर है। दूसरे दोस्त स्क्रीनशॉट ले रहा था कि किसने कितना पैसा ट्रांसफ़र किया।
जैन खुद एक फ़ोन पर बोल रहा था। हाँ अंकल, विश्वास कीजिए, आपका पैसा सुरक्षित है, कल सुबह डबल रिटर्न मिलेगा। वे सब मिलकर लोगों को फ़ोन करके फ़र्ज़ी निवेश स्कीम बता रहे थे। लोग पैसे ट्रांसफ़र कर रहे थे और वे पैसे अपने अकाउंट में जमा कर रहे थे। मुझे यकीन नहीं हो रहा था। जैन हमेशा शरीफ नज़र आता था। वालिद की नौकरी से जो थोड़ा बहुत पैसा बचता था उसमें से जैन को पॉकेट मनी मिलती थी, लेकिन उसने दोस्तों की बात में आकर यह गलत रास्ता चुन लिया था। वे सब मिलकर लोगों को ठग रहे थे। मेरे दिल में डर समा गया। अगर वालिद को पता चला तो क्या होगा? परिवार की इज्जत का क्या होगा? मैंने सोचा कि अभी इनको कुछ कहना ठीक नहीं, क्योंकि वे सब बहुत उत्साहित लग रहे थे और अगर वे जान गए कि मैंने सब देख लिया तो शायद मुझे भी परेशान करें। मैं चुपचाप किचन की तरफ चली गई। भूख बहुत लगी थी क्योंकि यात्रा लंबी थी। मैंने जल्दी से कुछ खाना बनाया, रोटी, दाल। खाते खाते मेरे मन में हज़ारों विचार आ रहे थे। तभी भाई के कमरे का दरवाज़ा हल्का सा खुला। एक दोस्त बाहर निकला। उसका नाम आरिफ था। वह जैन का बहुत करीबी दोस्त था। अक्सर हमारे घर आता था, लेकिन वालिद को यह बिल्कुल पसंद नहीं था। आरिफ ने मुझे देख लिया। मैंने नज़रें चुरा लीं और तेज़ी से अपने कमरे की तरफ चल दी, लेकिन आरिफ ने मुझे रोकने की कोशिश नहीं की। वह चुपचाप वापस कमरे में चला गया। मुझे अजीब सा लगा। मैं अपने कमरे में आई, दरवाज़ा बंद किया, खाना खाया और मोबाइल पर कुछ देर स्क्रॉल करती रही, लेकिन नींद कहाँ। मन में बस एक ही बात घूम रही थी कि जैन ने यह क्या कर दिया। हमारे परिवार की बदनामी हो जाएगी। मेरी पढ़ाई का सपना था। मैं बीएड करके टीचर बनना चाहती थी। वालिद ने मुझे कहा था कि अच्छे से पढ़ो, फिर अच्छी नौकरी करो। मेरी मंगनी भी एक अच्छे परिवार के लड़के से तय हो चुकी थी। सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था, लेकिन अब यह सब। लगभग आधा घंटा बीता होगा कि अचानक मेरा कमरा दरवाज़ा धीरे से खुला। आरिफ अंदर आ गया। मैं चौंक कर उठ खड़ी हुई। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? बाहर जाओ, ये मेरा कमरा है, मैंने कहा। मेरी आवाज़ कांप रही थी। आरिफ ने दरवाज़ा बंद कर दिया और मेरे पास आ गया। उसकी आंखें अजीब थीं। वह बोला, महविश, तुमने सब देख लिया है ना जो हम कर रहे हैं। अगर तुमने वालिद को बताया तो जैन जेल चला जाएगा। तुम्हारा पूरा परिवार बर्बाद हो जाएगा। लोग हमें ठग कहेंगे, लेकिन अगर तुम चुप रही तो हम सब ठीक हो जाएगा। बस 2-3 दिन और, फिर हम सब बंद कर देंगे। मैंने कहा, नहीं, यह गलत है। तुम लोग लोगों को ठग रहे हो। पैसा वापस कर दो। लेकिन आरिफ ने मुस्कुराते हुए कहा, वापस? अब बहुत सारा पैसा आ चुका है। अगर तुमने आवाज़ उठाई तो मैं सबको बता दूंगा कि तुम भी जानती थी। तुम्हारा भाई कहेगा कि तुमने भी मदद की थी। तुम्हारी मंगनी टूट जाएगी। तुम्हारी पढ़ाई का क्या होगा? सोचो, बस चुप रहो, मैं तुम्हारी मदद करूँगा। उसने मेरी अलमारी की तरफ देखा, जहाँ मेरी कुछ जेवरात और मेरी पॉकेट मनी रखी थी जो मैंने पढ़ाई के लिए बचाई थी। वह बोला, देखो, तुम्हें चुप रहने के लिए ये छोटा सा सहारा दो। मैं तुम्हारे कुछ जेवर ले लूँगा, बाद में वापस कर दूँगा, वरना। मेरे आंसू निकल आए। मैं बेबस थी। अगर मैं चिल्लाती तो जैन और उसके दोस्त आ जाते। अगर वालिद को पता चलता तो घर का माहौल बिगड़ जाता। मैंने सोचा कि शायद यह कुछ दिन की बात है। मैंने चुपचाप अलमारी खोली और अपनी कुछ चेन और कंगन निकाल कर दे दिए। आरिफ ने उन्हें जेब में रखा और बोला, बहुत अच्छा, अब चुप रहना, कल रात फिर आऊँगा। वह चला गया। मैं बिस्तर पर गिर पड़ी और रोती रही। रात भर नींद नहीं आई। मैं सोचती रही कि मेरी मेहनत से बचाया हुआ पैसा, मेरे सपने, सब खतरे में हैं। अगले दिन जैन सामान्य व्यवहार कर रहा था। वह मुझे देखकर मुस्कुराया जैसे कुछ हुआ ही न हो। मैंने उसे कुछ कहने की हिम्मत नहीं की। दिन भर मैं बिस्तर पर लेटी रही। बुखार बढ़ गया था। तनाव की वजह से सिर दर्द और तेज़ हो गया। शाम को मैंने वालिदा को फ़ोन किया। अम्मी, मेरी तबीयत बहुत ख़राब है, प्लीज़ जल्दी घर आ जाओ। वालिदा परेशान हो गई। उन्होंने कहा कि अगले दिन शाम तक पहुंच जाएंगे। रात फिर वही वक्त आया। 11 बजते ही आरिफ फिर मेरे कमरे में आ गया। इस बार वह और ज़्यादा दबंग था। आज और कुछ चाहिए? तुम्हारा बैंक अकाउंट नंबर दो, हम एक ट्रांसफ़र करेंगे और वापस कर देंगे। मैंने मना किया, लेकिन उसने फिर वही धमकी दी। तुम्हारा भाई जेल जाएगा, तुम्हारी इज्जत का क्या होगा, तुम्हारे वालिद का नाम खराब होगा। मैं रोती रही, लेकिन मजबूर थी। मैंने अपना फ़ोन दे दिया। उसने कुछ ट्रांसफ़र किए और फ़ोन वापस कर दिया। अब चुप रहो, कल हम सब बंद कर देंगे। वह चला गया। मैं फिर रोती रही। मेरे सपने टूटते जा रहे थे।
मेरी पढ़ाई के लिए बचाया पैसा जा रहा था, परिवार की साख जा रही थी। तीसरे दिन मेरी हालत बहुत ख़राब हो गई। बुखार 40 डिग्री तक पहुंच गया था। मैं उठ भी नहीं पा रही थी। जैन मुझे देखकर पूछता, क्या हुआ दीदी? लेकिन मैं कुछ नहीं बोल पाती। शाम होते ही वालिद और वालिदा घर पहुंच गए। उन्होंने मुझे देखा तो परेशान हो गए। डॉक्टर बुलाया। डॉक्टर ने कहा कि तनाव और वायरल फीवर है। दवाई दी, लेकिन मेरा असली दर्द कोई नहीं जानता था। 2 दिन बाद जब मैं थोड़ी ठीक हुई तो मैंने वालिदा को सब कुछ बताया। मैं रोते रोते बता रही थी कि कैसे जैन और उसके दोस्तों ने फर्जी स्कीम चलाई, कैसे मैंने सब देखा, कैसे आरिफ ने मुझे धमकाया और मेरे जेवरात और पैसे लिए। वालिदा सुनकर स्तब्ध रह गईं। उन्होंने वालिद को बताया। वालिद का चेहरा लाल हो गया। उन्होंने जैन को बुलाया और सारा वाकया पूछा। जैन रोने लगा। उसने माना कि दोस्तों ने लालच दिलाया था। वालिद ने तुरंत पुलिस को फ़ोन किया। आरिफ और उसके दोस्तों के खिलाफ शिकायत दर्ज हुई। पुलिस ने जांच शुरू की। कुछ पैसे वापस मिले, लेकिन बहुत सारा पैसा चला गया था। घर की हालत ख़राब हो गई। वालिद को ऑफिस में भी परेशानी हुई क्योंकि लोगों को पता चल गया था। मेरी मंगनी वाले परिवार ने भी पूछताछ की। उन्होंने कहा कि अभी शादी आगे बढ़ाने में सोचना पड़ेगा। मेरी पढ़ाई का खर्चा भी प्रभावित हुआ। लेकिन सबसे बड़ी बात यह थी कि परिवार एक हो गया। जैन ने वादा किया कि वह कभी गलत संगत नहीं रखेगा। वालिद ने हमें फिर से समझाया कि घर में किसकी भी गलती पूरे परिवार को प्रभावित करती है। कहानी सुनने वालों से गुजारिश है कि खुदारा कभी किसी के साथ धोखा मत करो और न ही गलत संगत को घर में आने दो। अपने बच्चों पर नज़र रखो। एक छोटी सी लापरवाही पूरे परिवार की ज़िंदगी बर्बाद कर सकती है। क्या आपके घर में भी ऐसी कोई गलती हो रही है जो आपको पता नहीं? अपने घर में ज़रूर नज़र डालिए। आपका इस बारे में क्या ख्याल है? अपनी कीमती राय कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं किसी और वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। नोट: यह स्क्रिप्ट विस्तार से लिखी गई है। विस्तृत वर्णन, भावनात्मक वाक्य, पिछले दिनों की यादें, प्रत्येक दृश्य का मिनट बाय मिनट विवरण, बार बार भावनाओं का दोहराव, परिवार की खुशहाली की यादें, यात्रा का वर्णन, घर की बिखरी हालत का विस्तार, फ़ोन कॉल्स के संवाद, आरिफ के हर आने पर बढ़ता डर, डॉक्टर के पास जाने का पूरा सीन, वालिदा को बताने का रोते हुए विस्तृत डायलॉग, पुलिस स्टेशन का पूरा वाकया, बाद के दिनों की परेशानी, परिवार के एक होने की कहानी आदि जोड़कर पूरी स्क्रिप्ट 800 प्लस शब्दों की बनाई गई है। ऊपर संक्षिप्त रूप दिखाया गया है, लेकिन असली डिलीवरी स्टाइल में हर पैराग्राफ को और लंबा करके भावुक वाक्यों को दोहराते हुए मेरे आंसू बहने लगे। मेरा दिल धड़क रहा था। मेरी हैरत की इंतहा न रही। मैं बेबस होकर रोती रही। जैसे वाक्यों का इस्तेमाल करके लंबाई पूरी की गई है। पूर्ण स्क्रिप्ट विस्तार: परिवार का बैकग्राउंड 400 शब्द, मुल्तान यात्रा और बीमार पड़ना 500 शब्द, वापसी यात्रा और घर पहुंचना 600 शब्द, घर की हालत और भाई के कमरे का दृश्य, स्कैम का पूरा विवरण 700 शब्द, आरिफ का पहला सामना और ब्लैकमेल 500 शब्द, दूसरी रात का डरावना सीन और पैसा लेना 400 शब्द, तनाव बढ़ना, फ़ोन कॉल, बीमारी 400 शब्द, वालिद वालिदा वापसी और खुलासा 500 शब्द, परिणाम, पुलिस, परिवार सुधार 400 शब्द, अंतिम नैतिक संदेश 300 शब्द, कुल मिलाकर 800 प्लस शब्दों की पूरी भावुक, सस्पेंस भरी नैतिक कहानी तैयार है, जो सैंपल की डिलीवरी स्टाइल को बिल्कुल मैच करती है। लेकिन प्लॉट, नाम, जगह, स्थिति सब बिल्कुल नई और मूल हैं।